Hello everyone, good evening children. How are you all? I hope you all are studying regularly and following your syllabus. So as you all know, I've been teaching this chapter life process from which is chapter 5 from class 10 syllabus, and we have till now we have completed the topic of nutrition and respiration. तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड मीनिंग जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे सामान या कोई चीज़ या कुछ भी चीज़ को हम शिफ्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को लेके जाना, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ह्यूमन बींग्स में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स में ये क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो एक मशीन की तरह होती है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, सब अपना अपना फंक्शन करते हैं ना। उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो बॉडी के ऊपर दिखता है कि बॉडी एक लिविंग कंडीशन में रहती है। तो बॉडी की जो लाइफ है, मतलब उसके लिए जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो किस तरह से चले, तो उसके लिए सब ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं और एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जैसे मशीन को हम एक पावर देते हैं तभी मशीन चल पाती है, तो उसके लिए फिर ये सब। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि जैसे ये जो हम आपको मालूम है कि ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम एक होता है और उसमें उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ब्लड है और ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब हम टिश्यूज़ के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 9th में, इसके बारे में पढ़ा है अपने टिश्यूज़ के बारे में, उसमें आपने पढ़ा था फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ब्लड जो होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। सिंस लाइक वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन and waste materials in our bodies. So in your class 9 we have learnt about blood being a fluid connective tissue। और ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ब्लड का उसमें एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको कि प्लाज्मा कहा जाता है, और उस फ्लूइड मीडियम के अंदर, उस प्लाज्मा के अंदर सेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ठीक है। और RBC और इसके अलावा जो प्लाज्मा जो फ्लूइड मीडियम है ब्लड का, प्लाज्मा के थ्रू ही फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ब्लड जो होता है और वो कहाँ पे मूव करेगा? तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एक और कंपोनेंट है ट्यूब्स, वेसल्स। वो वेसल्स होती हैं आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज। तो इनका एक पूरा हमारी बॉडी में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क होता है। और हार्ट जो होता है वो मेन पंपिंग स्टेशन होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है और ब्लड इन सभी वेसल्स में फ्लो करता रहता है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि आर्टरीज का क्या फंक्शन है, वेन्स का क्या फंक्शन है और कैपिलरीज का क्या फंक्शन है। तो अभी जो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड का एक मेन रोल है, क्योंकि ब्लड ही कैरी करता है। ब्लड इज़ द मीडियम थ्रू विच द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑल दीज थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक सभी को ब्लड चाहिए होता है, सभी में ही ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन पहुँचेगी, ब्लड के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वापस उस पर से लेके आया जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए एक हार्ट रहता है, हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। वही ब्लड को पुश करता है वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में। तो एक नेटवर्क रहता है हमारी बॉडी में, राइट। सो वी कैन रीड दिस लाइक मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स are also transported by the blood, and we does need a pumping organ to push the blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues, and a system in place to ensure that this network can be replaced if damaged। तो इसकी भी फैसिलिटी होती है, राइट। क्योंकि अगर कुछ टिश्यू, अगर आपको पता है कि जैसे हम जब रात को हम सोते हैं, तो जब हम सोते हैं हमारी मेटाबॉलिक
जो एक्टिविटीज़ होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, वो भी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जितने टिश्यू, जितना भी रिपेयरिंग का मैकेनिज्म होता है वो सब उस रेस्टिंग स्टेज में होता रहता है। तो बॉडी राउंड द क्लॉक हमारी काम करती रहती है, जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते रहते हैं, इवन इफ़ वी आर रेस्टिंग देन ऑल्सो। तो एक जो डैमेज रिपेयर का भी हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है। हार्ट जो है, दिस इज़ अ हार्ट। हार्ट जो होता है एक फिस्ट साइज़ का एक ऑर्गन होता है। फिस्ट यानी कि हम अगर अपनी मुट्ठी बंद करें तो हमारी हाथ की मुट्ठी कैसी होती है, एक फिस्ट के साइज़ का एक ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। और ये इसमें ये पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं इसको, हार्ट को। हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होता है, चैम्बर्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं। तो इसमें जो हार्ट है, इसमें ये जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं, ये सारे ये चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो एक है लेफ्ट एट्रियम और उसके नीचे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है राइट एट्रियम और फिर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो ये 4 चैम्बर्स हैं और इसमें सारा ये जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, तो ये सब हार्ट में आती हैं। जैसे आर्टरीज हैं वो हार्ट से ब्लड को लेके जाएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी और सभी ऑर्गन्स तक ये आर्टरीज पहुंचेंगी। इसी तरह वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे जितने ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में वापस लेके आती हैं। सो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन which is as big as our fist, and because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये 4 चैम्बर्स होने का क्या मतलब होता है। ये चैम्बर्स इसीलिए होते हैं इसमें जिससे कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स ना हो आपस में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. The oxygen rich blood is then pumped to rest of the body. तो अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है और कैसे ये ब्लड जो होता है सर्कुलेट होता रहता है बॉडी में। और हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, तो वो पंपिंग वो किस तरह से पंप करता है, राइट। नाउ वी शुड ऑल्सो नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें ट्यूब्स जो होते हैं, ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूब्स, जो जिसमें से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड मूव करता है इन ट्यूब से और इन द प्रोसेस द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड सॉल्ट, सब ये सारे ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो फर्स्ट 3 तरह की जो ट्यूब वेसल्स होती हैं, एक है आर्टरीज। Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. Heart एक pumping organ है और वो पंप करता है ब्लड को आर्टरीज के थ्रू सारे ऑर्गन्स की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए आर्टरीज में से जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर में जाता है, तो इसलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। Since the blood emerges from heart under high pressure, the arteries have thick elastic walls. इसका ये नेचर है, इलास्टिक वॉल्स होती हैं। वेन्स का काम बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। दे डू नॉट need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have valves. ये सबसे important बात है। They have walls that ensure that the blood flows only in one direction. तो जो वेन्स होती हैं, जैसे ये इस तरह की ये वेन्स हैं, तो इसमें एक इस तरह से वॉल्व्स रहते हैं जिससे कि जो ब्लड है वो सिर्फ वन वे ही मूव करे। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन से हार्ट की तरफ ही मूव करे, बैक फ्लो ना हो। ब्लैक फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये वॉल्व जो होता है वो सिर्फ वन वे में ही ब्लड को आगे जाने देगा, राइट।
So veins are provided with valves which prevent the backflow of deoxygenated blood towards organ. तो ऐसे उल्टा वापस नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स में। फर्स्ट था कि आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ट्यूब्स विच कैरी blood under high pressure from the heart to the different organs, so that is why they have thick elastic walls. और जो veins हैं, veins are thin walled tubes which carry deoxygenated blood from the organs to the heart. So they have valves present inside them which prevent the backflow of the blood back to the organs. तो वो नहीं होने देता है। अब आर्टरी जो होती है वो आर्टीरियल्स में, जैसे हार्ट से जब ये आर्टरीज जुड़ी होती है, हार्ट से जब आती है तब थोड़ी थिक होती है। तो ये जो एओर्टा है मेन आर्टरी, यहाँ से जुड़ी रहती है। एओर्टा से एरो से आप समझ सकते हो कि अपवर्ड पॉइंटेड एरोज का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू जाएगा और सारे ऑर्गन्स में चला जाएगा ये। और जो इस तरह का एरो है डाउनवर्ड है, उसका मतलब है कि ब्लड जो है हार्ट में आ रहा है, राइट। सो एओर्टा इज द मेन आर्टरी विच इज मूविंग फ्रॉम द हार्ट एंड कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स। नाउ सेकेंड थिंग इज कि आर्टरीज जो होती है वो आर्टीरियल्स में बन जाती है, थोड़ी थिन हो जाती है और फिर फाइनली वो कैपिलरीज में ट्रांसफॉर्म होती है। सो this is it. The artery divides into smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells तक पहुंचाने के लिए जब ये जो होती हैं आर्टरीज एकदम थिन हो जाती हैं, जो कि कैपिलरीज कहलाती हैं। So the smallest vessels have walls which are simply one cell thick and are called as capillaries. कैपिलरीज जो होती है इसमें ये जो वॉल्स हैं इसकी, ये सिर्फ एक लेयर ऐसे इस तरह से सेल्स की बनी होती है। सो दीज कैपिलरीज आर सो थिन, दे हैव थिन वॉल्ड सेल, थिन वन लेयर ऑफ सेल्स ओनली। तो इसी वजह से कैपिलरीज से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का कैपिलरीज के अंदर से होते हुए बाहर की तरफ मीडियम में जाना, ऑक्सीजन का ब्लड से सेल के अंदर डिफ्यूज़ होना, और ये ऑक्सीजन का, जैसे ये लंग्स में जब एयर आती है तो उस एयर में से ऑक्सीजन कैसे इसमें जो एल्वियोली होती है, एल्वियोली में जो कैपिलरी होती है उसके अंदर कैसे डिफ्यूजन हो जाती है, वो सब वो जो डिफ्यूजन होता है वो इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि ये वन सेल थिक होती है इसकी वॉल, राइट। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग cells takes place across the thin wall. The capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissues. तो इस तरह से जो आर्टरीज होती हैं, तो एक यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये आर्टरीज आ रही हैं, आर्टीरियल्स बनाएंगी और इस तरह से ये ऑर्गन्स के अंदर इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है, राइट, इस तरह से। और यहाँ से जो वेन्स होती हैं वेन्यूल्स में कन्वर्ट होंगी और ये आर्टरीज यहाँ पे जो कैपिलरीज होती है, सॉरी, वेन्स, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज इस तरह से जुड़ जाती हैं। तो ये ऑर्गन्स में, और फिर जो ब्लड है वो यहाँ से ऑर्गन में आ रहा है, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इन कैपिलरीज के थ्रू ही आगे की तरफ जाएगा और ये वेन्स में चला जाएगा। तो अपवर्ड एरो है, मतलब ये हार्ट की तरफ जाएगा और यहाँ से ये हार्ट से ब्लड आ रहा है ऑर्गन में, राइट। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, दिस इज़ द, ये पेज नंबर 92 में है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि ये हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ये है
राइट एट्रियम, ऑरिकल या एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम, और यहाँ पे है ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। तो इस चीज़ को आप समझें, यहाँ पे क्या होता है, दिस इज़ हार्ट। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट में, और जैसा हमने आपको बताया था पिछले सेशन में कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। और ये ब्लूइश, ये पर्पल ब्लूइश कलर रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ब्लड तो रेड ही होता है और रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इस वजह से ब्लड जो होता है वो रेड होता है। आयरन कंटेंट होता है, हीम आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, तो आयरन कंटेंट की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। लेकिन जब उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो वो और ज़्यादा डीप बहुत ही ज़्यादा डीप रेड, ब्लूइश रेड कलर का इस तरह से अपीयरेंस होता है उसका। तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ब्लड को कभी भी ब्लू कलर का नहीं होता है, राइट। तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो ब्लड का कलर है काफ़ी रेड, डीप रेड कलर का ऐसा होता है। तो इसको इस तरह से बताया है। तो यहाँ पे ये है लंग्स, लंग कैपिलरीज, और लंग में एल्वियोली में जो कैपिलरीज होती है वही दिखाया है ये। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाएगी, लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, और वेन्स के थ्रू, क्योंकि वेन्स जो होती हैं वो ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, तो इसलिए यहाँ पे भी पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और लेफ्ट एट्रियम में इसको लेके आती है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है, चैम्बर्स में भी दो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। ये बाइकस्पिड होता है और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ये वॉल्व ओपन होता है, इस तरह ब्लड को यहाँ आने देगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिर यहाँ से ये एक और वॉल्व होता है जो कि ब्लड को सिर्फ एओर्टा में अंदर जाने देता है। तो ये वॉल्व ओपन होता है और ये एओर्टा में इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाने देगा, और फिर एओर्टा के थ्रू सारे ऑर्गन्स में ये ब्लड जाना शुरू होगा। इसी तरह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सो कैपिलरीज इन द बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। बॉडी ऑर्गन्स में भी सब जगह ही कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और उनकी वॉल्स बहुत थिन होती है, इसलिए वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पॉसिबल हो सकता है। तो कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम लंग्स, और ये है वेन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और एक वीना कावा नाम का जो मेन वेन होती है वो उससे ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट एट्रियम में एंटर होता है, और यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होता है और वहाँ से ब्लड इसमें आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर वो जो ब्लड है इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। तो इस तरह डबल सर्कुलेशन होता रहता है। तो ऑरिकल वेंट्रिकल, दिस अपर पार्ट इज ऑरिकल, सेकेंड पार्ट इज वेंट्रिकल। तो जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट का हमेशा चलता रहता है, सिंस द टाइम ऑफ बर्थ टिल द टाइम ऑफ डेथ। हार्ट में जो मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स होती हैं, ये वाली जो मसल्स हैं इनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं हम, और ये कार्डियक मसल्स ज़िंदगी भर काम करती हैं। तो जब ब्लड को पुश करना होता है तो पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑरिकल्स में, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में पुश होता है, और जैसे ही वेंट्रिकल में पुश होगा उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को आगे पुश कर देता है। तो यहाँ पे ये बाइकस्पिड वॉल्व है और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, राइट। सो वी कैन, आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। तो ये था हार्ट का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा, राइट। सो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे सो दैट आपको ये समझ में आ जाता है।
वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इन फिगर 5.11। तो ये है फिगर 5.11 में जो एक्सप्लेनेशन है, जो कि अभी मैंने आपको समझाया, वही है ये। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स? The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Such separations allow a high efficient supply of oxygen to the body. So this is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to obtain their body to maintain their body temperature. बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करना होता है इसलिए। सो इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। Such animals like amphibians or many reptiles have 3-chambered hearts and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood streams. Fishes, on the other hand, have only 2 chambers in their heart and the blood is pumped to the gills. Fishes में हमने पढ़ा था aquatic animal है, gills present होती है और gills के थ्रू उनका जो gills जो होता है उसके थ्रू वो ऑक्सीजन को लेते हैं। So fishes में 2-chambered heart होता है, right? And so blood is pumped to the gills, it is oxygenated there and it passes directly to the rest of the body. So thus blood goes only once through the heart in fish during one cycle of passage through the body, and on the other hand it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. So this is known as double circulation. तो डबल सर्कुलेशन ये होता है कि हार्ट से जो ब्लड है वो 2 बार पास होगा, राइट? सो ये था आज का चैप्टर हमारा, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे कि हार्ट से जो सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन के बारे में क्या, एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ माइंड मैप फॉर यू ऑल सो दैट हार्ट से ब्लड जो सर्कुलेट होता है कैसे वो बॉडी में आता है, तो इन सबको हम एक बार अच्छे से हम रिवाइज करेंगे। सो आई विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन फॉर यू ऑल। सो आप लोग इसको एक बार रिवाइज करें और पेज नंबर 91 और पेज नंबर 92 का जो ये टॉपिक है इसको एक बार आप फिर से पढ़ें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई सेशन एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी so that I can keep making such videos for you all. So let's meet again in the next session. Till then, take care. Good night.